इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। शुरू कर देना काम, वेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो चलो देखो, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पे बेस्ड है। a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये ध्यान रखना, जब भी मैं कभी बोलूं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी तो आपके दिमाग में दो स्टेटमेंट आने चाहिए तुरंत। जैसे मैंने बोला इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एक तो होता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू m बाई रो। m बाई रो नहीं आता आपके दिमाग में, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 आना चाहिए और इक्वल टू कितना आना चाहिए, m बाई रो। और ये पहली चीज। और दूसरी चीज आना चाहिए कि a1 v1 इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। a1 v1 is the volume of the water flowing per unit time, that is the rate of flow of the liquid। कल आपने वेंचुरीमीटर में भी देख लिया ना, a1 v1 को क्या बोल रहे थे हम लोग, we are calling it to be the volume of the water flowing per unit time, rate of flow, what it is, that is the rate of flow। तो अब ये देखो चलो क्वेश्चन में, a water entering through a hose flows with a speed of 0.1 meter per second through a pipe of 21 millimeter inside diameter। What is the speed of the water at a point where the pipe tapers to a diameter of this। taper का मतलब क्या होता है, मुड़ना, है ना। उन्होंने क्या बोला कि एक पाइप था जिसका डायमीटर ज्यादा था, लेकिन किसी जगह पे पाइप का पाइप कहां से आ रहा है, तो चलो यहाँ पर एरिया हो जाएगा a1 और वेलोसिटी हो जाएगा v1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a2 एंड v2। तो मेरे ख्याल कर लोगे, डायमीटर दोनों जगह दिया हुआ है, एक जगह वेलोसिटी दिया हुआ है, यू कैन डू वेल, है ना। पाई r1 ऐसा करोगे ना आपको, पाई r1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। पहला डायमीटर दिया हुआ आपको 21, तो 21 अपॉन 2 द होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी कितना है 0.1, और यहां पे हो जाएगा 7 अपॉन 2 द होल स्क्वायर इनटू v2। कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं कि सर आपने मिलीमीटर को चेंज तो किया नहीं, तो मैं बोलूंगा यार इधर भी मिलीमीटर बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट। तो जो भी आप कन्वर्जन इधर करोगे वो इधर भी करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हर जगह लेकिन ऐसा नहीं होता है, मिलीमीटर हैज टू बी चेंज इनटू मीटर, यू शुड चेंज मिलीमीटर इनटू मीटर। आपको मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना चाहिए। तो खैर v2 की वैल्यू आ जाएगी, मेरे ख्याल ये क्वेश्चन हो गया। जरा एक बार पढ़ के देखो अपने आप क्वेश्चन। जब न्यूमेरिकल करते हो ना तो चीजों की थ्योरी डेप्थ और ज्यादा क्लियर हो जाती है। ट्राई करो फटाफट जल्दी से पढ़ो अपने आप। A liquid is flowing through a horizontal pipeline of varying cross section। ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। At a certain cross section, the diameter of the pipe is 5 centimeter and the velocity of the flow of the liquid is 25 meters per second या centimeters per second। Calculate the velocity of the flow at the cross section where the diameter is 1 centimeter। क्या आपको लग रहा है सेम फॉर्मूला लगेगा, a1 v1 is equal to a2 v2, a1 v1 is equal to a2 v2, you can apply the direct formula। मैं तो ये लगा लूंगा a1 v1 is equal to a2 v2 pi r1 square v1 is equal to pi r2 square v2, क्योंकि तो पाइप होता है उसका क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल पाइप है तो उसका क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। पाई पाई गेट कैंसल्ड आउट, दोनों का जरा आर चेक कर लेना। पहले वाले का डायमीटर है 5 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ पावर -2 द होल स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इधर वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड ले लेता हूं। इधर रेडियस कितना है, इधर 1 सेंटीमीटर और इधर था 5 सेंटीमीटर। ओके, 1 इंटू 10 रेज़ पावर -2 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर हो गया और वेलोसिटी हो गया v2, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। v2 विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड।
625 लिख दूं, आएगी तो है ही, आने का तो सवाल नहीं। देखो ये वाले क्वेश्चंस करे क्या मैंने कुछ, अ गार्डन होज हैविंग एन इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस, उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। फिर शायद लास्ट टाइम मुझे याद है स्प्रिंकलर मैंने बताया था आपको, एक पाइप होता है उसके अंदर लिक्विड को इंसर्ट करते हैं इधर से, और इसके अंदर बीच बीच में जगह जगह छेद होते हैं। तो जैसे पूरे खेत में पाइप गया हुआ तो लिक्विड इधर से चल रहा है, और खेत में जहां जहां से पाइप गया वहां से हर जगह से वाटर इज ओजिंग आउट, वहां से पानी निकल रहा है। तो एक जगह से पाइप से पानी आएगा, पूरे खेत में फैलते जाएगा। तो दैट इज समवॉट नोन एज अ होल्स इन द पाइप, है ना। और ऐसे बड़े पाइप को बोलते हैं हॉर्स। तो एक बार देख लीजिए, गार्डन होज हैविंग एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसको कॉपी करो, मतलब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने आप जल्दी से। A1 V1 इज इक्वल टू NA1 V1, ऐसा लग जाएगा फॉर्मूला। ये A1 V1 इज इक्वल टू NA2 V2। N इज द नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स कितने हो जाएंगे इसमें 24, और डायमीटर है 0.125, तो 5.125/2 द होल स्क्वायर। और वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर 90, नहीं यहां पे वेलोसिटी v2, और यहां पे एरिया हो जाएगा पाई 2/2 द होल स्क्वायर, और वेलोसिटी है 9। ये देखिए अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि 90 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 90 सेंटीमीटर पर सेकंड। हो गया, चलो पाई पाई दोनों तरफ से चले गए, 2/1 हो गया, ये 90। V2 is equal to 90/24 into 4/0.125 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से जल्दी। नाइनटी अपॉन 24 इंटू 4/0.125 को 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। 960 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 960 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया सब लोग को? अच्छा, अब आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। क्या बर्नौलीज थ्योरम आपको अच्छे से याद हो गया होगा? तो बर्नौलीज थ्योरम में हम थ्री एनर्जीज को हम लोग दोनों तरफ सम करके इक्वेट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में 3 एनर्जी, राइट हैंड साइड में 3 एनर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं। वो उठ जाओ वहां से, रितेश वहां जाओ बस पड़े ना ना, वहां 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 उधर मुझे जगह है इधर कोने में। हाँ बाहर निकाल दो, उससे ज्यादा अच्छा है। देखो, एयर ऑफ डेंसिटी 1.3 kg per meter cube blows horizontally। जब लिख दिया कि blows horizontally, तो मतलब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं P1/ρ प्लस हाफ
V1 square plus GH1 is equal to P2 by rho plus half V2 square plus GH2। तो जब लिख दिया फ्लोज हॉरिजॉन्टली तो GH1 is equal to GH2 हो गया, हटा दो, कैंसिल। अब उन्होंने बोला एयर का डेंसिटी दिया हुआ आपको विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर्स पर आवर द हाउस हैज अ प्लेन रूफ ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑन द रूफ। यानी कि जो रूफ है उसके ऊपर कितना एरोडायनेमिक लिफ्ट लगेगा, कितना फोर्स लग जाएगा एरोडायनेमिक लिफ्ट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू जो भी प्रेशर का डिफरेंस होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ द रूफ से। ओके, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। ये मान लेता हूं छत के ये है रूम के अंदर, रूम इनसाइड, और ये है आउटसाइड। आउटसाइड मतलब छत के ऊपर, समझ गए। अब ये बताओ रूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ द एयर कितनी होगी, जीरो। रूम के अंदर तो फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ 108 को क्या लिखोगे अभी आप, 30 मीटर पर सेकंड। 108 is 30 meters per second, 30 the whole square minus 0. Have you got this, minus 0? अब ये कितना आ गया, P1 minus P2 is equal to 900 upon 2, 450 into rho. Rho is the density of the air, 450 into ध्यान रखना 450 जो आ रहा है वो आ रहा है 30 क्या है, 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो 450 मीटर्स पर सेकेंड है। तो रो जो होनी चाहिए वो भी मीटर्स उसमें होना चाहिए, ये है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है 1.3। तो ये तो आ गया प्रेशर्स का डिफरेंस। अब अगर आपको फोर्स चाहिए तो प्रेशर्स का डिफरेंस इनटू एरिया, प्रेशर का डिफरेंस तो हो गया 450 इंटू 1.3 और एरिया ऑफ द रूफ 40 मीटर स्क्वायर। जरा मल्टीप्लाई कर देना कितना आ रहा है, 450 इंटू 1.3 इंटू 40। वो कहां है, कर ले तुम खाओगे क्या, 450 इंटू 1.3 इंटू 40, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो, बताओ मुझे क्या मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया मैच, बस फिर खुश हो जाओ। बर्नौलीज का एप्लीकेशन अब आपको देख लीजिए ना, फोर्स देख लो कितना है, 234 इंटू 10⁴ मतलब 23400 न्यूटन, 23400 न्यूटन। काफी ज्यादा फोर्स होगा रूफ के ऊपर, इतना फोर्स रूफ के ऊपर, इतना फोर्स रूफ के ऊपर कि रूफ जो है इतने फोर्स से तो रूफ विल ब्लो अवे, उड़ जाएगी रूफ पानी में। चल, तो मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 6 भी हो। अगर आप इसी ऑर्डर में ट्राई करते जाओगे क्वेश्चंस को, इसी ऑर्डर में अगर आप ट्राई करते जाओगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपने आप बनते जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने आप। अच्छा, कल आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वेंचुरीमीटर वाले भी किए थे, टॉपिक किया था ना वेंचुरीमीटर आप लोगों ने। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में तो किया था, देखो ये धनबाद का क्वेश्चन है, धनबाद मतलब आईआईटी। अब ये बताओ इस डायग्राम में, पहले तो ये बताओ कल रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या था। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला था वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज A1 B1 इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट P और नहीं H G अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। चेक करो, यही था क्या फॉर्मूला, 2H, राइट, 2H। तो इसका मतलब आपको अगर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक तो A1 चाहिए, एक A2 चाहिए और H चाहिए। क्या चाहिए, H। क्या डायग्राम देखते ही आपको H मिल गया, डायग्राम देखते ही H मिल गया।
ठीक है चलो। अब पूछा क्या होगा इस क्वेश्चन को, देखो डायग्राम देखते आपको समझ में आ गया होगा। पूछा ही एक चीज होगा, व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। चेक कर लो एक बार, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। Calculate the rate of flow of the liquid. Calculate the rate of flow of liquid. क्यों डेंसिटी कहीं नहीं आता क्या फॉर्मूले में? डेंसिटी क्यों नहीं आया था, कट गया था क्या? अच्छा P बाई रो था ना, P बाई रो था तो P की वैल्यू H जी और फिर रो जी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू हो जाएगी। अब जरा डायमीटर्स देख लेते हैं, 4 and 2, तो इसका मतलब पहला है 4 सेंटीमीटर, तो A1 हो जाएगा। अब अपने आप कर लो, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर और अंडर रूट 2 इंटू H इंटू जी अपॉन पाई R1 स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर द होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज एम के सिस्टम में डालना, सारी वैल्यू जहां पे आपको ज्यादा खतरा हो ना, अंडर रूट हो, प्लस हो, माइनस हो, तो वहां पे आपको सारी वैल्यू स्टैंडर्ड डालनी चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है तो उसमें ना प्लस है ना अंडर रूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों तरफ हम सेम वैल्यूज सेम यूनिट्स डाल के कैंसिल आउट कर लेते हैं। बट इनमें मत करना, आप तो इनमें स्टैंडर्ड वैल्यूज ही डालना। तो अगर किसी को फॉर्मूला मालूम है तो फट से आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए कि वेंचुरी मीटर है। और ये भले ही इन्होंने कहीं ना लिखा हो बट ये है वेंचुरी मीटर, मिस्टर GB वेंचुरी मीटर, वेंचुरी GB वेंचुरी, ये था ना। चलो देखो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का ना, पीछे मत देखो, उसमें टॉर्सली थ्योरम याद होगी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स याद हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स था कि अगर ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड है, यहां पे ओरिफाइस है, इसकी वैल्यू है H, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड था अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH। Water is maintained at the height of 10 meter mark in a tank. Calculate the diameter of the circular aperture needed at the base of the tank to discharge water at the rate of 26.4 meter cube per minute. Okay, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि सर ये एक टैंक है जिसके अंदर हाइट ऑफ द वाटर है 10, तो बताइए यहां पे कितना बड़ा छेद मैं कर दूं। तो व्हाट इज द कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर, तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर रेडियस मान लेता हूं R है, तो कितना बड़ा छेद कर दे जिससे पानी यहां से 26.4 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से निकलने लगे। तो यानी यहां पर क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्या A1 V1 की वैल्यू 26.4 मीटर क्यूब पर मिनट ऐसा दिया हुआ है क्या? मुझे मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, A1 V1, ध्यान रखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज A1 V1। अब A1 तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है, फिर इनटू वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड हो जाएगा अंडर रूट 2GH और इज इक्वल टू 26.4 मीटर क्यूब अपॉन 60 सेकेंड्स, क्योंकि स्टैंडर्ड लेना है ना हर एक चीज। अब निकालना है रेडियस, तो रेडियस रहने तो पाई R स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड कितना है यहां से ऊपर 10 इज इक्वल टू 26.4 अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी तो डायमीटर भी आ जाएगा। निकाल लो इसको, सॉल्व करो फटाफट, कम ऑन। पाई तो हो जाएगा 22/7 रेडियस स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 19.6, 196 हो जाएगा, 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, ये हो जाएगा 2, तो बचा कितना है 22 इंटू 2 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 26.4 अपॉन 60। देखना सही लिखा क्या मैंने। अब R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 26.4
अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 60 और यह आएगा मीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लिया ना हर एक चीज मीटर स्क्वायर में है। अब उनका जो रेडियो उनका तो है मीटर में आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 26.4, ये 11 से जा रहा है, 11.2 से 11.2.4। देखना सही किया मैंने। और 6 4 जा 24, 24 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 600। देखो आया समझ में। तो ये उड़ गए, तो बचा कितना? आर स्क्वायर इज 1/100 मीटर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू √1/100 मीटर स्क्वायर, यानी 1/10 मीटर, मतलब 0.1 मीटर। तो डायमीटर कितना हो गया? क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर हो गया 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। फटाफट कॉपी कर लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का न्यूमेरिकल है। Velocity of a flux. चलना समझिए। कॉन्वेंट वालों का पेपर कब है फिजिक्स का? 16। आज का डेट है। कल किसी और का भी पेपर है क्या? स्कूल में कॉन्वेंट में चल रहे क्या? क्या है आपको? बाइनोमियल की एक एक्सरसाइज, कोने की एक एक्सरसाइज और स्ट्रेट लाइन। कोने की 2 है। कौन बोल? सर्कल से पैरा बन रहे हैं। खुशी ठीक है, चलो कभी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह इसके आगे के क्वेश्चंस भी अब आप लोग कर सकते हो, है ना। चलो सफिशिएंट है, आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ यार हम तो कर लेंगे सर, आप पढ़ाओ। चलो हेडिंग डालो बच्चे सब लोग अपनी कॉपी में। सरफेस टेंशन। आज भी अपनी 12 बजे तक क्लास है। अभी कल भी 5 से 7 का शो है अपना पूरा। कल भूल मत जाना इवनिंग में 5 to 7 मैंने मैनेज किया किसी तरह। कल 5 to 7 और परसों को फिर रेगुलर क्लास, उससे अगले दिन भी रेगुलर क्लास, और बीच में अगर किसी दिन कहीं बोनस मिल गया कहीं पे भी, और बाई चांस किस दिन बायो छुट्टी हो रही हो या कुछ भी कहीं भी और मिल रहा हो टाइम, तो मैं अरेंज कर लूंगा, है ना। क्या चलो ये जो टाइम है ना, इस टाइम नंबर 1 तो हार्ड वर्किंग टाइम है इस टाइम। नंबर 2 एक बड़ी बात होती है इस टाइम, जो खासतौर से फिजिक्स का टॉपिक है वो डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होती है कि भाई अब फिजिक्स में कुछ नहीं होना है। आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाते हो कि फिजिक्स में अब कुछ नहीं होना, जबकि ये वो पोर्शन है जहां पे इंटरेस्ट भी आता है। बर्नौलीज में आप सबको इंटरेस्ट आया होगा, और बर्नौलीज की थ्योरम इतनी बार लिख ली कि आप लोगों ने बर्नौलीज को सीख लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, कल वेंचर मीटर भी समझ में आया होगा। तो अगर आप थोड़े थोड़े अपने एफर्ट बढ़ाते हो, चीजें समझ में आती हैं और एग्जाम तक जाती हैं साथ में। यहां से इन टॉपिक से लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम में कम आता है, पुअर होता है थोड़ा सा, मतलब इजी टॉपिक्स होते हैं। जैसे बोलेंगे बर्नौलीज थ्योरम प्रूव कर दो, वेंचर मीटर बता दो, अच्छा क्या होता है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। तो ये काफी स्कोरिंग चीजें होती हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ो।
तो चलो अब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सबसे पहली बात तो किसी लिक्विड की स्पेशली एक बड़ी बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी लिक्विड अपने गिवन वॉल्यूम में लीस्ट सरफेस एरिया को एक्वायर करना चाहता है। एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी लिक्विड ड्रॉप, आई शुड से दैट एवरी लिक्विड ड्रॉप ट्राई टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया। और अगर लीस्ट सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो इधर देखेगा, जैसे एक लिक्विड लिया आपने और वो लिक्विड लेकर आपने उसके सरफेस एरिया पे देखा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे लिक्विड है, इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया तो देखा वो लिक्विड अपने आप ही छोटा होना चाह रहा है। यार ये क्या है? बोला साहब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है, इतना आके रुक गया। तो जब वो यहां से ऐसे आ रहा होगा तो सरफेस के ऊपर क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे उसके, जैसे एक स्ट्रेच्ड बलून होता है। क्या बलून को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो इलास्टिसिटी की वजह से इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। तो किसी भी लिक्विड के ऊपर ये एक प्रॉपर्टी है उसके सरफेस की कि वो हमेशा उस सरफेस को, उस एरिया को डिक्रीज करना चाहता है। इट ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। इसकी वजह से उसके सरफेस के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस रिजल्ट्स इन द सरफेस टेंशन। सरफेस का मतलब सरफेस समझ में आता है, और टेंशन का मतलब फोर्स। टेंशन का मतलब फोर्स। तो सरफेस टेंशन का मतलब एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, और वो हमेशा लिक्विड सरफेस एरिया स्मॉलर में आना चाहता है, स्मॉलर सरफेस एरिया में। अब एक चीज मैं बता दूं कि सपोज अगर मैंने आपको ना 5 ml वाटर दे दिया, 5 ml वाटर, और मैंने इससे बोला कि आप इससे कोई भी सॉलिड चीज बनाओ। तो किसी ने क्यूब बनाया, किसी ने सिलेंडर बनाया, किसी ने कोन बनाया, और किसी ने स्फीयर बनाया। तो ये जो स्फीयर है ना, इट हैज गॉट द लीस्ट सरफेस एरिया। अपनी कॉपी में लिखे, फॉर अ गिवन वॉल्यूम sphere has got the least surface area. For a given volume, sphere has got the least surface area. For the given volume, sphere has got the least surface area. That is why the raindrop is spherical. That is why the raindrop is spherical. बोला सर रेनड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है? रेनड्रॉप स्फेरिकल इसलिए होती है कि जब वो ऊपर से चलती है तो वो स्फेरिकल नहीं होती, बट बीच रास्ते में वो सरफेस टेंशन की वजह से लीस्ट सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहती है, और लीस्ट सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए उसको कौन सी शेप लेनी पड़ती है? स्फेरिकल। यानी कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि वो लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। किसी भी शेप में रखोगे अपने आप वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्फेरिकल ड्रॉप। तो मेरे ख्याल समझ में आया सब लोगों को? तो अब सरफेस टेंशन को धीरे धीरे अब हम लोग बुक्स की मदद से देखना शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले लिखिए अपनी कॉपीज में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर 1, कोहेशन और कोहेसिव फोर्सेस। नंबर 1, कोहेशन और कोहेसिव फोर्सेस। नंबर 2, एडेशन और एडिसिव फोर्सेस।
देखिए ये दो टाइप के फोर्सेस होते कौन से हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया लेकिन पहले मैं समझाता हूं फिर पढ़ेंगे उसको। जैसे आप लोगों ने क्या किया, एक ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया और उस ग्लास ऑफ मिल्क में एक चाकू लेकर उसको बीच से काट दिया मिल्क को, और जैसे चाकू उठाया क्या मिल्क के मॉलिक्यूल्स वापस में फिर मिक्स हो जाएंगे। यानी आर यू एबल टू कट द मिल्क इनटू टू पार्ट बाय अ नाइफ? रीजन उसका क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आप इनको अलग भी करते हैं तो ये वापस से जुड़ जाते हैं। तो ये है फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेसिव फोर्सेस वो होते हैं जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में लगते हैं। मिल्क मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग मिल्क मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग वाटर मॉलिक्यूल, मिल्क हनी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग हनी मॉलिक्यूल। सिमिलर टाइप की चीजों के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस। व्हाट इट इज? कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। किसमें? मरकरी में मैक्सिमम कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। चलो वाटर में भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं। अब एक होता है फोर्स ऑफ एडेसिव। तो अगर आपको एक बात मैं बता दूं, एडेसिव होता क्या है? एडेसिव some common adhesive. Yes, some common adhesive, glue, फेविकॉल और या कुछ भी और इस टाइप की चीजें। यानी एडेसिव का मतलब क्या हो गया, ये टेप पे एडेसिव में डुअल स्टेज जो होते हैं ना। एडेसिव का मतलब क्या है? एडेसिव का मतलब अगर आप फेविकॉल के डिब्बे में देखोगे तो बड़ा बड़ा लिखा होगा एडेसिव। एडेसिव होता है जो दो डिफरेंट चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक ग्लास ले लेता हूं और इस ग्लास में अगर आपने अल्कोहल डाल दिया, और अल्कोहल को फिर खाली कर दिया, फिर उसके बाद आपने सूंघ के देखा तो आपको पता लग जाएगा यस इट वाज कंटेनिंग सम अल्कोहल, देयर वाज सम अल्कोहल इन द ग्लास। इसका मतलब क्या अभी भी कुछ अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स इसमें हैं? हाँ जी है। तो देखा ग्लास के साइड वॉल्स पे क्या चिपका हुआ था? अल्कोहल। इसका मतलब अल्कोहल और ग्लास के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? एडेसिव। वो क्या है? एडेसिव। जैसे अभी भी इसके अंदर वाटर दिख रहा है, ड्रॉपलेट दिख रही होंगी वाटर, तो वाटर क्यों चिपका है ग्लास से? बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस। तो वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस, बट वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड एडेसिव फोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? वाटर और ग्लास एडेसिव फोर्सेस, वाटर क्या हो गया? कोहेसिव फोर्सेस। अगर आपने इसके अंदर मिल्क डाल दिया तो मिल्क डालने के बाद क्या आपको ग्लास खाली करने के बाद आपको दिख जाएगा यस मिल्क था इसके अंदर? बोलो जल्दी से। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इस ग्लास में मरकरी डालूं तो मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, एडेसिव फोर्सेस नहीं होते। इसलिए अगर आपने देखा हो कभी किसी के यहां घर में थर्मोमीटर अगर टूटा हो तो थर्मोमीटर टूटते ही उसका मरकरी नीचे बिखर जाता है, वो बहुत स्लिपरी होता है। आप उसको यहां पकड़ने की कोशिश करोगे वहां चला जाएगा, वहां से पकड़ने की कोशिश करोगे यहां आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एडेसिव फोर्सेस नहीं होते, वो चिपकता नहीं है वॉल पे। तो इसका मतलब अगर आप इस ग्लास को मरकरी से भरेंगे और मरकरी के बाद खाली कर देंगे तो इसके अंदर कोई भी मरकरी का ड्रॉपलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मरकरी के अंदर एडेसिव फोर्सेस नहीं होते। तो लिक्विड्स के अंदर दो टाइप के फोर्सेस हैं, कौन कौन से हो गए? कोहेसिव एंड एडेसिव। अब इसको एक बात बताओ, देखो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बुक से रीड करके पढ़ाऊं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे बच्चे बुक को रीड करके ये महसूस करें, अरे हाँ सर समझ में आ गया सर, बिल्कुल। दो बार रीडिंग हो जाती है आपकी, एक बार मैंने समझा दिया और एक बार अब आप इसको रीड कर रहे हो। देखो जरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेशन। The force of cohesion is maximum in solids, lesser in liquids, and least in gases. It is for this reason solids have a definite shape and resist all deforming
forces. Adhesive forces, हमें पढ़ना है लिक्विड्स में, ये लोग फिलहाल अभी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बारे में बात कर रहे हैं. The force of attraction between the molecules of different substances is called force of adhesion. For example, adhesion, examples of adhesion are sticking of glue to the wood paint or to the wall. जैसे for example, दो पेपर्स को आपस में मुझे चिपकाना है, तो भाई दो पेपर आपस में कभी नहीं चिपकते. दो पेपर आपस में कभी भी नहीं चिपकते. तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? एक एडहेसिव ले लो, एक फेविकॉल ले लिया, पहले इस पे चिपका दिया. तो ये एडहेसिव बोल रहा है फेविकॉल, सर मैंने ना पेपर के साथ में अपने बॉन्ड बना दिया. अब ये पेपर लिया, तो ये पेपर आपने इसके ऊपर चिपका दिया. अब ये बताओ, दोनों पेपर आपस में चिपके हैं कि दोनों पेपर फेविकॉल पर चिपके हैं? दोनों के दोनों पेपर किस पर चिपके? फेविकॉल पर. दोनों पेपर आपस में नहीं चिपके. दो पेपर किस में चिपक गए? फेविकॉल पर चिपक गए. तो इसलिए फेविकॉल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के पेपर्स को बीच में एक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? एडहेसिव. फटाफट नोट करो अपनी कॉपीज में, मैं बोलता हूं आपको. क्या लड़कियां थोड़ी उधर होना है? बस. अरे भैया क्या कर रहे हो यार? चाय वाय मंगाएंगे कुछ? बस बस लिखो अपनी कॉपीज में. कोहेसिव फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of क्या बोला मैंने? The force of attraction between the molecules of the same substance. The force of attraction between the molecules of the same substance. For example, water molecules attract water molecules. Water molecules attract water molecules, comma, milk molecules attract milk molecules. फिर लिखिए एडहेसिव फोर्सेस, ADHESIVE. Adhesive forces, the force of attraction between the molecules of different substances. The force of attraction between the molecules of different substances. Different substances. For example, when milk is taken in a glass, for example, when milk is taken in a glass, the milk molecules get stick to the walls of the glass. The milk molecules stick to the walls of the glass due to adhesive forces. फिर लिख लीजिए कोहेसिव फोर्सेस आर मैक्सिमम इन मरकरी. कोहेसिव फोर्सेस आर मैक्सिमम इन मरकरी. Adhesive forces are least in mercury. Cohesive forces are maximum in mercury. Cohesive forces are maximum in mercury. Adhesive forces are least in mercury. That is why mercury do not stick to the walls. That is why mercury do not stick
to the walls of the container. Mercury do not stick to the walls of the container. इसलिए मरकरी ने जिस ग्लास में रखोगे उस ग्लास में वो स्टिक नहीं करेगा मरकरी। ओके, तो चलो देखो, बुक्स में सरफेस टेंशन को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ, इसको देखिए। उससे पहले अब एक चीज समझ लो, हमेशा जहां पे भी कभी किसी लिक्विड का इंटरफेस या सरफेस चेंज होगा, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ग्लास आपने एक उसमें यूटेंसिल में, आपने एक गंजा गंजी में आपने क्या ले लिया, मिल्क ले लिया, उस मिल्क को उबाल दिया, तो क्या उस मिल्क के ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाएगी? समझ गए? वो जो मलाई की लेयर है, लेयर ऑफ फैट बोलेंगे उसको, तो वो लेयर ऑफ फैट जो है उसको ना पतली करते जाओ, जस्ट ट्राई टू मेक इट थिन एज पॉसिबल, मतलब एज थिन एज पॉसिबल, जितना पतला कर सको उसका उतना पतला कर लो। जैसे चाय के ऊपर जो मलाई की लेयर बनती है, क्या वो पतली होती है कि मोटी होती है? तो आपको दो लेयर तो आपके दिमाग में आ गई होगी, कौन कौन सी? एक चाय के ऊपर, एक मिल्क के ऊपर। तो ये तो सिर्फ इमेजिनरी लेयर्स दिया है मैंने, अदरवाइज कोई भी लिक्विड, जैसे यहां पे वाटर खत्म हो रहा है और एयर चालू हो रही है, तो वाटर एयर के बीच में भी एक फिल्म बनती है, मिल्क एयर के बीच में भी क्या बनती है, एक फिल्म। वाटर और मिल्क के बीच, वाटर और एयर के बारे में बात करते हैं, तो वाटर और एयर के बीच में भी एक क्या बन जाती है, पतली सी फिल्म बनती है। वाटर और एयर के बीच में भी पतली सी क्या बनती है, फिल्म। और उस फिल्म की प्रॉपर्टी है कि इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया। वो लेयर ये बोलते हैं कि भाई मेरा एरिया कम से कम होना चाहिए, वो लेयर ये बोलते हैं कि मेरा एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। दैट लेयर बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, नो मैटर वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट। आप भले ही उसको देख पा रहे हो या ना देख पा रहे हो, किसको, फिल्म लेयर, बट वाटर के ऊपर एक लेयर ऐसी बनती है। अब आप बोलोगे सर कैसी लेयर, सर समझ नहीं आया, सर आप क्या बात कर रहे हो? ओके, बताता हूं। कुछ हम ना एग्जांपल्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस टेंशन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक ब्रश है, दिख रहा है आपको एक ब्रश, तो जैसे आपने पानी में डाला तो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, क्या वो सब ऐसे खुल गए क्या अपने आप? और जैसे आपने ब्रश को बाहर निकाला तो ब्रश के पॉइंट्स के ऊपर एक लिक्विड की फिल्म बन जाती है, और वो फिल्म बोलती है कि मेरा एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम। तो वो अपने आप ही ऐसी होके बाहर निकलती है। याद करो आप लोग, जैसे ब्रश को आप बाहर निकालोगे तो ऐसे वो पॉइंटेड एंड बना देगा। क्यों बना देगा भाई? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या हो गया, उसके सरफेस पे एक फिल्म आ गई, उसके सरफेस पे क्या आ गई है, फिल्म। और एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल देखो। जैसे आप लोगों ने एक चूड़ी ले ली है, बैंगल, और उस बैंगल को सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। किसमें डाल दिया आप लोगों ने? सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद में उस बैंगल के ऊपर एक सोप की फिल्म बन गई। सोप की और वाटर की एक मिला के क्या बन गई, एक फिल्म। आपने भी देखा होगा, बहुत पतली सी लेयर होती है, वो बनी हुई है। अगर जोर से फूंक मार दोगे तो टूट जाएगी, बट आप क्यों मारोगे फूंक? मारनी नहीं है फूंक। तो अभी एक बैंगल के ऊपर क्या लगी हुई है, फिल्म लगी हुई। तो अभी मुझे दिख रहा है कि हाँ, इसके ऊपर एक फिल्म बन गई है। अब वो फिल्म बनने के बाद में आपने एक थ्रेड लिया है, जैसे रबर बैंड होती है ना, बिना एंड की, बिना एंड की रबर बैंड, ऐसा आपने एक थ्रेड ले लिया उसने, और उस थ्रेड को इरेगुलर शेप में इसके ऊपर रख दिया, फिल्म के ऊपर, धीरे से, अंग्रेजी में जेंटली। यू जस्ट जेंटली प्लेस अ एंडलेस थ्रेड एट द फिल्म। धीरे धीरे ये थ्रेड ना
फिल्म के अंदर ही एम्बेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब फिल्म के अंदर ही अटैच्ड हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया, एक शार्प ऑलपिन लीजिए और शार्प ऑलपिन लेके यहां पे लगा दिया। जैसे ही यहां पे लगाओगे तो बीच वाली फिल्म टूट जाएगी, फूट जाएगी। फिल्म कहां बचेगी? 1 2 3 4 ये सब पॉइंट्स पर फिल्म बचेगी। कोई प्रॉब्लम? अब जो इन पॉइंट्स पर फिल्म बच रही है, क्या वो फिल्म इस थ्रेड को चारों तरफ से स्ट्रेच करेगी सो एज टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया? तो ये थ्रेड अपने आप ही सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ये थ्रेड अपने आप ही कैसी शेप में आ जाएगा? सर्कुलर शेप में आ जाएगा। इससे आपको थोड़ी मदद मिल रही होगी कि हाँ सर अब हम समझ रहे हैं कि जेंटली प्लेसिंग से क्या होगा। ये मैंने आपके माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करी है कि भैया ये एक फिल्म होती क्या है, उस फिल्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जरा एक बार इसको पढ़ के देखिए। पहले पढ़ो ना पढ़ो, हो गया। एक फिल्म ले लिया हम लोगों ने, और वो किसका, इन्होंने देखो किसकी फिल्म बनाई है, सोप की बनाई है, किसकी बनाई है? देखो, टेक अ वायर, टेक अ फ्रेम ऑफ वायर एंड डिप इट इन द सोप सॉल्यूशन, टेक इट आउट, अ सोप फिल्म विल बी फॉर्म्ड इन द फ्रेम, place the loop of wet thread gently on the film, it will remain in the form when we place it on the film। उन्होंने बोला जब हमने फिल्म पे रखा तो वो as it is रखा रहेगा, but if we pierce the film with the help of a pin at any point inside the loop immediately takes the circular form as shown in the figure। कि जैसे सर्कुलर जो शेप ऑफ द थ्रेड है, जो पहले इरेगुलर शेप थी, अभी वो क्या हो गई है? सर्कुलर शेप। बोलो बन गई कि नहीं? हो गया क्लियर अभी? तो ये फिल्म के स्ट्रेच होने का कॉन्सेप्ट है। आप याद करो, जब आप सुई में धागा डालते हैं, सुई में जब धागा डालते हैं, कैसे डालते हैं आप ना? उससे पहले आप जनरली उसको मुंह से वेट करते हो। वेट करने से क्या बन जाता है? वो पॉइंटेड एंड। वेट करने से क्या बन जाता है? वो पॉइंटेड एंड। फिर पॉइंटेड एंड लेकर जो भी समझ में आ गया सब लोग को। तो पॉइंटेड एंड आप ब्रशिंग में भी करते हो। जैसे जब आप लोग कोई आर्ट बना रहे होते, कोई पिक्चर बना रहे हो अगर आप, और ब्रश आपको अगर फाइन लेयर का चाहिए, तो फाइन लाइन का ब्रश अगर चाहिए तो क्या करोगे आप उसको हो सकता है कभी कभी आपसे ऐसा हो भी गया हो कि आप उसकी पॉइंटेड एंड बनाने के चक्कर में आपने गलती से मुंह से उसको ऐसे कर दिया। तो मतलब आप यू वांट टू मेक इट पॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ द सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट। ये किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं हम लोग? सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल अब आपको एक वर्ड समझ में आ गया, जहां भी कहीं लिक्विड खत्म होता है वहां पे एक फिल्म बनती है। वहां पे जहां पे कभी लिक्विड खत्म होता है वहां पे क्या बन जाती है? फिल्म। देखो जैसे ये भी एक दिया हुआ, when molten metal is poured into water from a suitable height। अगर आपने कोई मेटल को मोल्टन स्टेट में ले रखा, मतलब बहुत गर्म है मेटल और मोल्टन स्टेट में, और आपने किसी एक सुटेबल हाइट से उसको यहां पे ऐसे डालना शुरू कर दिया, तो वो अपने आप ही स्फीयर में बदलते जाएंगे। छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? फ्री सरफेस किसमें बन जाएंगे? वो स्फीयर। Because molten metal will try to acquire the least surface area due to the surface tension। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे अभी सर्दियों के दिनों में अगर आपने नहा के मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर, गर्म पानी में नहा रहे सब लोग, तो गर्म पानी में नहाने का मतलब जितना भी बॉडी से ऑयल होगा वो तो तुरंत निकल जाता है। गर्म पानी सोप तो क्लींजिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है। आपने एक बार अपना थोपड़ा धोया, उससे फट से वाटर पूरा ड्रेन आउट हो गया, वाटर नहीं ऑयल। तो ये बताओ, क्या आप अगर आप शीशे में ना देखो अपने चौकठे को, थोपड़े को, फेस को, तो क्या आपको थोड़ी देर में अपने आप पता लग जाता है कि यार लगता है मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया? कैसे? खिंचती है इसके स्किन के ऊपर आपके क्या आने लगता है? खिंचाव आने लगता है। तो वो भी एक टाइप का टेंशन है, वो भी एक टाइप का क्या है? टेंशन। जैसे अगर आप अपने हाथ को फेविकॉल में डुबा लो, फेविकॉल में बिल्कुल डिप कर दिया, निकाल लो बाहर,
थोड़ी देर के बाद क्या हाथ के ऊपर एक फिल्म बन जाएगी और वो फिल्म आपके हाथ को स्ट्रेच करने लगेगी, क्योंकि वो फिल्म क्या कर रही होगी, सरफेस टेंशन की वजह से अपने सरफेस एरिया को लीस्ट करने की कोशिश कर रही होगी। बोलो आया समझ में क्या? चलो अब मैं वापस आता हूं मेरे टॉपिक में, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाना चाह रहा हूं ना, ये है सरफेस टेंशन। बट सरफेस टेंशन जब तक नहीं समझ में आता जब तक फिल्म समझ में नहीं आता। तो अब सुनिएगा ध्यान से, ये कोई भी एक लिक्विड है, सो कॉल्ड वाटर ले लेता हूं। अब वाटर के ऊपर एक फिल्म अब आपको, मुझे और बोर्ड को, बुक को, टीचर को, सबको दिखेगी, क्योंकि अभी तक तो नहीं दिख रही थी बट अभी दिखेगी। भले ही वाटर के ऊपर वैसे नहीं दिखती फिल्म, बट होती है। अब एक और प्रूफ दे देता हूं कैसे होती है। अगर आपने एक एंट को देखा हो, चींटी को, तो चींटी जो है पानी के ऊपर ऊपर चल के चली जाती है। हम और आप लोग पानी के ऊपर नहीं चल सकते, बट चींटी पानी के ऊपर चल लेती है। कारण उसका कि वो चींटी किसके ऊपर चल रही है, फिल्म के ऊपर। क्या वो मिल्क के ऊपर जो मलाई की लेयर आई है उसके ऊपर चींटी चल देगी आराम से? यस से चल देगी। चाय के ऊपर जो लेयर आई है उसके ऊपर भी चल देगी। ऐसी वाटर के ऊपर जो लेयर है उसके ऊपर भी चींटी बड़े आराम से चल देती है। तो इसका मतलब कोई तो फिल्म बनी है, समझ गए? तो वो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब उस फिल्म के ऊपर मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। भाई हम लोग वाटर के ऊपर तो फिल्म ही हम इमेजिन कर रहे हैं, हाँ भाई है, दिख तो नहीं रही है बट है वहां पे। उसके ऊपर हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हमने उसके ऊपर एक नाइफ से कट लगा दी, ब्लेड से कट लगा दी। अब अगर आप यही काम मिल्क के ऊपर जो लेयर है, मलाई की लेयर, उसके ऊपर करो। आज आप घर में जाना और एक जो गंजा गंजी है वो लेना, उसके ऊपर मिल्क को उबालना, और मिल्क को उबालने के बाद में उसके ऊपर क्या लगा लीजिएगा, जो फैट की लेयर बन गई होगी, वो फैट की लेयर में आपने क्या किया, फैट की लेयर में एक चाकू से उसको बीच से काट दीजिए और थोड़ी देर वहां खड़े रहिए। थोड़ी देर के बाद दोबारा आइए, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे वो जो लेयर है वो अपने आप ही एक दूसरे से दूर चली गई होगी, क्योंकि हर एक लेयर का ये वाला पोर्शन तो यूटेंसिल से अटैच्ड है और ये वाला सरफेस फ्री हो गया। तो क्या ये वाला सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? और ये वाला सरफेस भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो दोनों हाफ अपने आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो चलो, मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर मैं इस लाइन पे ऐसा करूंगा तो ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा। जैसे जिप लगी हुई ना, तो ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर, ये ऐसे करके हमने कट लगा दिया। अभी मैंने ये बोला कि आई डोंट वांट इट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को इधर से पकड़ लिया और इधर वाले पार्ट को इधर से पकड़ लिया और इसको फोर्स लगाया। समझ में आया? उल्टा लगा रहे हैं कि सर्विस टेंशन से ये वाला पार्ट तो इधर जाना चाह रहे हैं, हमने कहा मत जा यार, इस वाले पार्ट बोला मत जा यार, मत जाओ यार। तो अब देखना है ध्यान से, यहां से कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर लगाया गया, यहां से कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ इधर लगाया गया, यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां से फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ on the imaginary line drawn on the film is called surface tension. Surface tension का वैल्यू कितना है? Surface tension का वैल्यू है force applied per unit length on the imaginary line drawn on the surface of the film. क्या मेरी बात समझ में आई क्या? सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई वो उस लाइन पर कट लगा के वो एक दूसरे से दूर ना जाए, तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाना पड़ेगा सो एज टू अवॉइड द सेपरेशन ऑफ द टू हाफ्स। उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं उसको? सरफेस टेंशन। आज की क्लास बड़ी क्लास है, मालूम है आपको? सरफेस टेंशन।
लो जरा पढ़ो. It is found that when a liquid is free from external forces, it always takes the shape of spherical drop. बल्कि अगर मैं आपसे पूछूं what is the shape of the drop, तो आप हमेशा क्या बोलोगे? Spherical. चलो, it is because for a given volume a sphere has the least surface area. यह आपको आज मैंने स्टार्ट होते ही दिखाया था. It means the surface of every liquid has a tendency to have least surface area, and in this respect it behaves like a stretched membrane having a tension in all direction parallel to the surface. Tension मतलब surface tension, force. बोला पैरेलल टू सरफेस फोर्स होता है. मतलब ये जो सरफेस हो गया और इस सरफेस के पैरेलली फोर्स लगेगा. इस सरफेस के कैसा लगेगा? पैरेलली. आपके जो बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेचिंग आ रही थी वो ऐसे तो नहीं हो रही थी सर, वो ऐसे खींच रही है. नो, आपने बोला सर ऐसे खींचती. सरफेस के कैसी होगी? पैरेलल. फिर दिस टेंशन इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by virtue of which it behaves like an elastic stretched membrane with a tendency to contract so as to occupy a minimum surface area. जरा फटाफट इस लास्ट वाली इटैलिक लाइंस को कॉपी कर लो. या मैं बोल दूं क्या? लिखो. मैं बोलूंगा तो अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा. सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी. Surface tension is the property of the liquid due to which the surface of the liquid behaves as an elastic membrane or stretched membrane. The surface of the liquid behaves as a stretched membrane the surface of the liquid behaves as a stretched membrane and this stretched membrane is having a property to contract. This membrane, this stretched membrane has a property to contract so as to occupy the least surface area. So as to occupy, jaldi band karo lights. So as to occupy the least surface area. 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 बंद कर दे. So as to occupy the least surface area. तो मेरे ख्याल समझ आया सब लोग को कि ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड की. सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए जो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड है वो है सरफेस एरिया, वो सरफेस टेंशन. चलो ये पढ़ना, ये मैंने करा दिया क्या आपको? The surface tension of the liquid can be measured as the force per unit length on an imaginary line drawn on the surface of the liquid, which acts perpendicular to the line on its either side at every point and tangential to the liquid surface. इसके साथ में एक चित्र बनाना जरूरी हो गया. इसके साथ में एक चित्र बनाना जरूरी हो गया और मेरे ख्याल समझ में भी आ गया. कॉपी करो उसको जल्दी से. नहीं गई.
गया बच्चे लोग? यार ये बताओ, इस वीक में कोई छुट्टी है क्या स्कूल की? शायद एक वो मकर संक्रांति और समवट लाइक दिस। हाँ, 13 या 14 की छुट्टी हो गई क्या? आज क्या डेट है? हाँ, अरे 14 की बात हो रही ना। अगर बाई चांस जिस दिन मकर संक्रांति की छुट्टी हो तो मुझे पहले से बता देना, अपन लोग 2 घंटे की क्लास मार लेंगे उस दिन, समझ गए? अगर क्लास की छुट्टी हुई तो बच्चों लोग ये हो गया क्वेश्चन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा सरफेस टेंशन को? सबसे पहली बात तो सरफेस टेंशन को हम लोग फिलहाल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। अच्छा, कई बार सरफेस टेंशन को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। आपके स्कूल्स में किससे कराया सरफेस टेंशन? सिग्मा से। तो सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन या टी मतलब सरफेस टेंशन। हो गया बच्चों लोग? ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। एक्चुअली इसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना था सरफेस टेंशन के डेफिनेशन में, इसलिए मैंने आपको इसको कॉपी करने के लिए बोला, ताकि आप एग्जाम में सेम डेफिनेशन बुक की लिख पाओ कि जो ये फोर्स है परपेंडिकुलर टू लाइन है, पैरेलल टू द प्लेन है, ऐसा लिखा ना उसमें, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, परपेंडिकुलर टू द लाइन। और फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोल रहे हैं? सरफेस टेंशन। चलो, मॉलिक्यूल फिर बात नहीं करेंगे। तो चलो हेडिंग डालो अपनी कॉपी पर, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। तो चलो भाई, सरफेस एनर्जी क्या है? अब सुनो ध्यान से। देखो, मैंने ऐसी एयर ब्लो कर रहा हूं तो इतना जल्दी थकेंगे नहीं, बट अगर अभी आपको बोल दिया जाए ऐसा करो, जरा 100 गुब्बारे फैला दो, अंग्रेजी में बोलेंगे इन्फ्लेट 100 बलून्स, इन्फ्लेट हवा भरना, तो गुब्बारों को हवा भरना थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन उसका क्या होता है? गुब्बारे के अंदर, बलून के अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जो खिंच कर हवा को बाहर फेंक रही होती है। तो आप गुब्बारे का जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, गुब्बारे का जो सरफेस है, वो बोल रहा है भाई मुझे तो एरिया कम करना है, और आप हवा डाल के क्या बोल रहे हो? उसको एरिया को बढ़ा रहे हो। तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। तो whenever you are stretching a membrane against the surface tension, some work is required to be done. किसी मेम्ब्रेन को खींचने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है, और वो काम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कर रहे हो। तो जो भी वर्क डन आप करते हो, वो वर्क डन उस फिल्म के अंदर स्टोर हो जाता है, और उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। व्हाट इट इज कॉल्ड? सरफेस एनर्जी। So whenever you are increasing the surface area of the film, you are doing work against the surface tension, and the work done in increasing the surface area gets stored as a surface energy in the film. अब surface energy का फॉर्मूला कितना है? Surface energy का work done in increasing the surface area divided by increase in the surface area. कि आपने कितना वर्क डन किया और डिवाइडेड बाय कितना इंक्रीज इन एरिया हो गया, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सरफेस एनर्जी। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सरफेस एनर्जी। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में सरफेस एनर्जी का। जरा एक बार पहले इसको पढ़ो, कॉन्फिडेंस तो लो पहले, एक बार कॉन्फिडेंस गेन कर लो बड़ा। As already said, the free surface of the liquid has a tendency to contract and possess minimum surface area. If it is required to increase the surface area of the liquid,
work has to be done against the surface tension. Work has to be done against the surface tension. This work done is stored in the surface of the film as potential energy or surface energy. The potential energy per unit area of the surface film is called surface energy. और surface energy का formula है work done in increasing the surface area divided by increase in the surface area. तो यार मैं बोलूं अपनी लैंग्वेज में लिखो. It is already known that a stretched surface film of a liquid. It is already known that the stretched surface film of the liquid stretched surface film of a liquid has a tendency to contract. Therefore, when we want to increase the surface area of the film, when we want to increase the surface area of the film, work has to be done against the surface tension. Work has to be done against the surface tension. Now the work done in order to increase the surface area. Now the work done in order to increase the surface area. Now the work done in order to increase the surface area of the film is stored as the potential energy. Is stored as the potential energy in the film. Now the potential energy stored per unit surface area. Now the potential energy stored per unit surface area. Potential energy stored per unit surface area is called surface energy. क्या हो गया मुझसे चला गया मुंह में. पर यूनिट सरफेस एरिया. अब आप बोर्ड पे जो फॉर्मूला लिखा है हाँ जी, हाँ, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए. सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन द सरफेस एरिया. वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सॉरी, ये आप बस फॉर्मूला लिख रहे हो, बोर्ड पे लिखा हो. सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. और बाद में लिख लीजिए वी कैन प्रूव इट फर्दर. That surface energy is numerically equal to surface tension.
सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। आगे जाके हम इसको प्रूव कर देंगे भाई ये ही होता है, ये ही होता है। अभी हम प्रूव करेंगे इसको, ये यही होता है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली यही होती है, बट फिलहाल नहीं लिखना है, हम बोलेंगे आगे हम इसको प्रूव करेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। 11:15 हो गया, 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। लिखो रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। Relation between surface energy and surface tension. तो चलो एक डायग्राम, ये एक एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ हम लोग कर रहे हैं। देखना इधर, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। आप लोगों ने क्या किया, जैसे आपके घरों में हैंगर होता है ना, हैंगर कपड़े टांगने वाला, तो ऐसे ही आप लोगों ने ये एक हैंगर सॉर्ट ऑफ लिया है, ऐसी शेप का, यू शेप का, है ना। तो ये है हैंगर, ये है हैंगर। कोई दिक्कत? अब इस हैंगर के अंदर आपने एक मूवेबल रॉड ली है। हैंगर के अंदर क्या लिए है? मूवेबल रॉड। मूवेबल रॉड का मतलब, ढक्कन दे देना कोई भी, ढक्कन। मूवेबल रॉड मतलब ये तो लिया आपने वो हैंगर, ऐसा लिया आपने इधर, और ये ले ली मूवेबल रॉड इसके अंदर। इट कैन मूव इन एंड आउट, इट कैन मूव इन एंड आउट। समझ में नहीं आई बात? तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये यहां पे है। अब आपने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर लिया, तो जैसे आपने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया तो यहां पे एक सोप फिल्म आ जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगी? सोप फिल्म। और ये हैंगर अपने आप ही इधर जाने की कोशिश करेगा। पूछो क्यों? सोप फिल्म विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये तो फिक्स्ड एंड्स हो गए उसके, ये वाले जो एंड्स हो गए फिक्स्ड हो गए, ये वाला एंड मूवेबल है, तो ये वाली जो फिल्म है ये क्या करने की कोशिश कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो दिस विल सर्टेनली ट्राई टू मूव इन। और हम लोगों ने इसको ना, ये तो इधर तो अपने आप ही खींच रही है, हम लोगों ने इसको इधर खींचने की कोशिश करी। और आपको एक बात याद होगी, हमेशा वर्क डन जब भी करते हैं तो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोडक्ट मूव होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 हो जाना चाहिए उसमें। आपको ये वर्क डन, वर्क पावर एंड एनर्जी से मालूम है। तो अब ये बताइए, यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? अब सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो हैंगर है, जब मैंने इसको डिप किया है तो इसके अंदर डबल फिल्म बनेगी। कैसे फिल्म बनेगी? डबल फिल्म। एक अपर सरफेस पे बनेगी, एक इधर वाले सरफेस पे बनेगी। तो यानी ये जो वायर है, ये वाला वायर, इसके ऊपर डबल टेंशन लगेगी। इसके ऊपर क्या लगेगी? डबल टेंशन। डबल टेंशन लगेगी। ये देखो, डबल टेंशन मतलब एक तो लगेगी यहां से टेंशन लगेगा T, और एक टेंशन लगेगा इधर से। तो इसका मतलब, सुनना ध्यान से, मैंने पूछा टेंशन कितनी होती है, तो उन्होंने बोला सर फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने कहा लेंथ कितनी हो गई है यार? तो बोल रहे हैं सर देखो, एक लेंथ तो हो गई इधर से, एक लेंथ हो गई इधर से L तक, एक लेंथ यहां से L तक। तो उन्होंने बोला सर फोर्स के लिए लेंथ फोर्स अपॉन 2L लग रही है। लेंथ कितने जगह लग रहा है फोर्स? सर यहां पे भी लग रहा है, यहां पे भी लग रहा है, दोनों जगह पे इधर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या फोर्स की वैल्यू T इंटू 2L हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T इंटू 2L। 2L समझ में आ गया क्यों ले लिया? क्योंकि हम लोगों ने कितने टेंशन लिए? 2, एक इस तरफ और एक इस तरफ। समझने का कॉन्सेप्ट है यार बहुत बड़ा। इतने हाथ ठंडे क्यों हो रहे तुम्हारे बेटा? अच्छा, कूल हो तुम, है ना? कूल गर्ल।
चलो तो बेटा 10 T इंटू कितना हो गया 12, तो T इंटू 12 हो गया 4। तो इसका मतलब जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो क्या ले जाना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल? क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा होगा और वर्क डन हमेशा ही क्या होता है? मुश्किल होता है। वर्क डन हमेशा ही मुश्किल होता है। जैसे अगर आप किसी चीज को ऊपर उठा रहे हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहे हो, आप चल रहे हो तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चल रहे हो। तो ऐसे ही आप जब भी कुछ भी करोगे तो अगेंस्ट तो कुछ ना कुछ होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब आप टेंशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो फोर्स लगाना पड़ रहा है F इक्वल टू T इंटू 12। अब ये बताओ, मान लेता हूं आपने x डिस्टेंस मूव कर दिया। कितना डिस्टेंस मूव कर दिया? s। मैंने पूछा भैया वर्क डन कितना हो जाएगा? तो बोले कि सर फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा वर्क डन। बात तो सही है तुम्हारी। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू होगी T इंटू 12 इंटू x। नहीं आएगा उसको पक्का? L इंटू एक्स क्या होगा? L इंटू एक्स, ये है L और ये x, क्या एरिया नहीं हो गया क्या? कमान। तो क्या 2L इंटू एक्स टोटल एरिया हो गया, इधर का भी और उधर का भी। तो टोटल एरिया हो गया A और ये कितना हो गया? वर्क डन। अब मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ सरफेस एनर्जी कितनी होगी? तो आपने बोला सर सरफेस एनर्जी का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट एरिया, और वर्क डन का वैल्यू कितना है? T इंटू एरिया अपॉन एरिया। तो इसका मतलब एरिया एरिया चलते से सर क्या न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन होगी क्या? न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया? सरफेस टेंशन। फटाफट कॉपी। कोई भी स्टूडेंट बातें ना करे और कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम ना करे। आपके लिए है अग्रवाल से 2 घंटे आपकी क्लास में। आपने थोड़े कम डेडिकेटेड ऐसे लोग देखे होंगे जो इतना आपके फ्यूचर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हैं। आप खुद इतने डेडिकेटेड नहीं। लिख पा रही है खुशी? इतने ठंडे हाथ से तो लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को तो आदत है। हो गया? हो गया? तो स्पर्शन पर यूनिट एरिया कितना? डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग क्या डाल रखा है?
तो क्या जब लास्ट में मैंने सरफेस एनर्जी का वैल्यू कितना निकाला, सरफेस टेंशन, तो हेडिंग भी समझ में आ गया हो कि हाँ सर सरफेस एनर्जी कैलकुलेट किया सर ने और उसको शो कर दिया कि भाई ये तो इक्वल टू सरफेस टेंशन है। संजय भैया आगे समझ में कि नहीं? अरे कल कहाँ थे हम? अभी भी है। कुछ दवाई वगैरह चाहिए क्या? कुछ ठीक हो अभी? घर पे हैं? लेके आए हो सुबह सुबह? शाम को ही लेते होंगे बस, है ना? ठंड की दवाई जो है कल शाम इसलिए नहीं आता है सर, दवाई ले ली थी 6:30 बजे बस, फिर सुबह ही हो गई थी। चलो हेडिंग डालो। रुको एक मिनट रुको। देखो सब लोग ध्यान से, अब ना हमारे कोर्सेज में 3 चीजें आ रही है पढ़ने के लिए। नंबर वन पहला पढ़ते हैं ड्रॉप। क्या पहला पढ़ते हैं? ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है अंदर लिक्विड और बाहर एयर। अंदर लिक्विड और बाहर एयर। तो सरफेस फिल्म बनती है एक, ये जो ब्लू कलर से बना रहा हूं दैट इज द सरफेस फिल्म। एक सरफेस फिल्म बनती है, एक सरफेस फिल्म। एक सरफेस फिल्म एक ही टेंशन लगती है। एक होता है बबल, एयर बबल। देखना एयर बबल की स्पेलिंग ठीक लिखिएगा। अंदर होती है एयर और बाहर होता है लिक्विड। जैसे आपने वाटर ग्लास के अंदर देख लिया एक बबल। बबल मतलब बाहर होगा, अंदर होगा एयर और बाहर क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, तो एक फिल्म बनेगी इसमें। एक टेंशन लगेगी इसमें। कितनी टेंशन लगेगी? एक। लेकिन ये जो तीसरा होता है ना, ये होता है सोप बबल। सोप बबल में क्या होता है? ये जो रेड वाला है ये है सोप। अंदर भी एयर होती है और बाहर भी क्या होती है? एयर। बट ये क्या होता है? सोप। तो सोप बबल में 2 टेंशन बनती है। सोप बबल में 2 सरफेस बनते हैं, 2 टेंशन बनती है। तो देखो ध्यान से, एक तो बनेगी बाहर और एक फिल्म बनेगी अंदर। तो इसके अंदर टेंशन की जगह कितना टेंशन लगता है? 2 टेंशन 2 फिल्म। 2 फिल्म 2 टेंशन। बनाओ फटाफट तीनों। पहला ड्रॉप, फिर एयर बबल और फिर है? नहीं मैं ऐसे ही डाल के छोड़ो। ड्रॉप बना लो, ड्रॉप में टेंशन 1 बना लो, सोप बबल और एक और क्या चीज? एयर बबल। आशी बैठी है क्या? कल नहीं बैठी? सही नहीं है ना? तुम भी दवाई लेके और भी
विस्थापा भी तो नहीं आएगी, स्नेहल भी तो नहीं आएगी कल। कल कहाँ है? शाम को विस्थापा। हो गया बच्चों। तो ड्रॉप में कितने फिल्म्स बनती हैं? एक। और एयर बबल में कितनी फिल्म्स बनती हैं? एक। और सोप बबल में कितने बनती हैं? दो। ध्यान रखना, सोप बबल में 2 फिल्म्स बनती हैं। सोप बबल में 2 फिल्म्स बनती हैंगी। यार ये ऑनलाइन वाले ना अपनी वीडियो ऑन करके रखा करो यार, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो मुझे दिखेंगे। सर ये एरिया कैसे आया? ओके अविनाश, ये अविनाश पता नहीं सुन रहा है नहीं सुन रहा भाई, इसका क्या मतलब है यार? इस अंगूठे का क्या मतलब है? हाँ बोल। देखो ध्यान से, क्या रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ? तो ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया? ब्रेड्थ x। तो एरिया कितना हो गया? LX। L इंटू एक्स हो गया इस सरफेस का एरिया, और जो इसके पीछे पीछे फिल्म बन रही होगी वो भी LX हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 2 इंटू L इंटू एक्स। भाई वीडियो ऑन करके बैठा करना है यार। चलो तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप अगर ये स्कूल में कराया गया होगा या कराया जाएगा तो इसका एग्जाम में आना पक्का है। समझ गए? अब इधर सुनो सब लोग, एक इजी डेरिवेशन है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल डेरिवेशन। वैसे तो मुश्किल अब कुछ नहीं, पूरी फिजिक्स में मुश्किल अभी कुछ नहीं। रोटेशनल मोशन पढ़ लिया तो उसके बाद सब कुछ आसान है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। और आप लोगों का लेवल भी अभी एफर्ट्स का बढ़ चुका है, समझने की शक्ति भी बढ़ चुकी है। हम लोग एक बोल रहे हैं एक चीज कि सर एक ना बड़ी सी लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है? सर लिक्विड ड्रॉप ना अपने आप ही छोटी होती जा रही है, हो रही है छोटी। तो बोल रहे हैं सर बस इसके बाद नहीं हो रही और छोटी। हमने कहा आप क्यों नहीं हो रही हो? बोले सर आप इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि लिक्विड के अंदर शायद कोई प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड अब बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो गया। इसके वजह से लिक्विड की ड्रॉप अब कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट या स्मॉलर इन वॉल्यूम नहीं हो पा रही। भाई इतने यहां से इतना तो हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा था अभी तक, बट अभी यहां पे आके अंदर का प्रेशर जब बराबर हो गया, बाहर गया अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो अब ड्रॉप और आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। तो मान लेता हूं अंदर का प्रेशर है लिक्विड ड्रॉप के अंदर PI और बाहर का प्रेशर है PO। P इनसाइड P आउटसाइड। बोलो जल्दी से। अब मान लेता हूं कि ड्रॉप जितनी कंप्रेस हो सकती थी मैंने उससे भी ज्यादा कंप्रेस कर दी। तो जैसे ज्यादा कंप्रेस करोगे तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस R रेडियस की ड्रॉप को वो तुरंत थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देगा, डेल R। कितना बढ़ा देगा रेडियस? डेल R। ये डेल R ऐसे लिखने की कोशिश है, बुक्स में भी ऐसे लिखा होगा। तो ये जो R रेडियस है वो अंदर का प्रेशर कितना बढ़ा देगा? डेल R। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन तो आप बोलोगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी एक पॉइंट पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया? वर्क डन। तो हमने कहा फोर्स का फॉर्मूला होता है PI माइनस P0 इनटू एरिया 4πr² इनटू डेल R। ये क्या हो गया? वर्क डन। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ये हो गया वर्क डन, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये पूछा भाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया ना? तो आपने बोला 4πr प्लस डेल R द होल स्क्वायर माइनस 4πr²। भाई नया सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr प्लस डेल R द होल स्क्वायर, और पुराना सरफेस एरिया था 4πr²। तो दिस इज द चेंज इन सरफेस एरिया। मैंने पूछा सरफेस एनर्जी
होगा कितना, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो ये सरफेस एनर्जी तो न्यूमेरिकली टी के इक्वल है, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली टी के इक्वल है। और वर्क डन कितना था, पी माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर होल अपॉन 4 पाई आर प्लस डेल आर द होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब मैंने क्या किया, चलो 4 पाई तो कॉमन लेके उड़ाई थी, देखो नीचे पे 4 पाई कॉमन आ गया। अब ये बचेगा कितना, आर स्क्वायर प्लस डेल आर द होल स्क्वायर माइनस 2 आर डेल आर, तो प्लस ले लो, गुस्सा मत करना, और माइनस आर स्क्वायर, सही है कि नहीं? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब आर तो बचा है टेंशन इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल आर डिवाइडेड बाई, अब मैंने कहा इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, डेल आर तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो डेल आर जो बहुत छोटी क्वांटिटी है तो डेल आर का स्क्वायर और भी छोटी क्वांटिटी होगा, और एडिशन में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। किसी छोटी मोटी चीज को ऐड करने से कोई फायदा नहीं, बट किसी छोटी चीज से मल्टीप्लाई करने से बहुत रिजल्ट चेंज होता है। तो ऊपर वाला डेल आर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट ये डेल आर का होल स्क्वायर पॉजिटिव में इसलिए नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इनटू में होता तो नहीं कर सकते भाई, जैसे 100 नंबर है, 100 नंबर, और आपने उसको बोला सर हम तो 0.01 ऐड करेंगे, तो वो हो गया 100.01, तो इट इज एज गुड एज 100। लेकिन अगर आपने बोला सर हम तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो 100 इंटू 0.01 करोगे तो एक नंबर रह गया। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन में बहुत बड़ा रिजल्ट चेंज हो जाता है, लेकिन एडिशन में कुछ खास चेंज नहीं होता। तो t इज इक्वल टू, यहां हो गया अभी 2r इंटू डेल आर, तो डेल आर कैंसिल आउट हो गया, एक आर भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये हो गया पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाय आर, और पी आई माइनस पी नॉट इस कई बार 2 सिग्मा अपॉन आर भी लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कई बुक्स में सरफेस टेंशन को क्या लिखा गया, सिग्मा। हेडिंग देखो क्या है, हेडिंग सर हमारे पास हेडिंग था एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, कि पीआई माइनस पी नॉट निकालो, एक्सेस ऑफ प्रेशर है, अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है बाहर के रिस्पेक्टिवली, उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी, पीआई माइनस पी नॉट। कुछ समझ में आया क्या? कॉपी करो बताओ। दोबारा से कॉपी कर लो, दोबारा से। जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अंदर के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड का ड्रॉप, थोड़ा लिक्विड ड्रॉप का रेडियस जरा सा बढ़ गया, तो वो बढ़ा कितना, डेल आर। नहीं समझे अभी? बायो के टाइमिंग क्या है आज के? बायो नहीं है? तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, 12 बजे जाओगे तुम लोग घर?
हमारी 12 से 1 बायो की क्लास है। हाँ मालूम सर, ये 11th की बायो है क्या 12 बजे से? यार 11th बच्चों को आपने मैसेज नहीं दिया। बारह से 1 है बायो। अपने अपने दरबार मतलब घर में सबको मैसेज कर। हाँ इसके वाली की बात बैठी है बस थोड़ी वैसी बात। हाँ कौन सा कुछ नहीं बोल, ये वर्कडन वाला जहाँ पे 1 नंबर डाला है ये डेल ए वाली ये। अच्छा कर, तो चलो इसको मैं शुरू से देख रहा हूं, इस वाले तीनों स्टेप्स को शुरू से देख रहे हैं। क्या फोर्स सॉरी वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ने कितना डिस्प्लेस कर दिया लेयर को, डेला। अब फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, होता है कि नहीं होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया डेल आर एज इट इज, और प्रेशर का वैल्यू हो गया कितने प्रेशर से चेंज किया है, पी आई माइनस पी नॉट। ये हो गया वर्क डन और ये हो गया नंबर 1। अब मैंने पूछा कि इस प्रोसेस में चेंज इन एरिया कितना हो गया है। तो चेंज इन एरिया मतलब स्फेरिकल ड्रॉप का बाद का एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और सारे एरिया स्फीयर है, सारे वो कितना शेप क्या है, स्फेरिकल। तो 4 पाई बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना है, अबे बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना है, आर प्लस डेल आर माइनस का बोल रही है, और माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई आर। खुश, तुम्हारा भी हो गया, डेल आर तो और क्लियर हो गया होगा। हो गया। हो गया आस्था, कल आई थी आस्था, कोई क्लास छोड़ी है फिजिक्स, जो छोड़ दी कहाँ रखी है, हो गया। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप था ये। जब भी कभी सोप बबल यूज करेंगे तो इंस्टेड ऑफ टी वहां पे क्या ले लेंगे, 2 इंटू टी।
Instead of T, there we will take 2 into T. जल्दी करो यार। अच्छा, अब हम लोग लेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर, सेम कॉन्सेप्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ बबल, इनसाइड अ बबल, इनसाइड अ बबल। तो यार बबल होगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ सेम, अंदर का पी आई, बाहर का पी नॉट, ये आर, ये रेडियस कितना बढ़ जाएगा डेल आर, सेम होगा कॉन्सेप्ट, बट फर्क सिर्फ इतना होगा, पहले तो मैंने वर्क डन निकाला, तो वर्क डन होगा प्रेशर इंटू फोर्स इंटू डेल आर, फिर फोर्स को लिख दिया पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर, तो ये हो गया वर्क डन। अब चेंज इन सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर प्लस डेल आर द होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कॉमन आ गया और आर स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल आर माइनस आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ओ ठीक है। फिर हमने बोला सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन सरफेस एरिया, तो यहां पे आ जाएगा अब 2T, क्योंकि सरफेस टेंशन T नहीं है, बबल में कितनी है 2T, 2 फिल्म बनती है, और वर्क डन का फॉर्मूला हो गया है पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर होल अपॉन, और चेंज इन सरफेस एरिया हो गया 4 पाई 2 आर डेल आर, 4 पाई 2 आर डेल आर, 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, डेल आर भी चला गया और आर भी चला गया, तो बच गया है पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4T बाय आर, या फिर 4 सिग्मा अपॉन आर, concept of excess of pressure inside the soap bubble, soap bubble के अंदर कितना प्रेशर एक्सेस था, excess of pressure inside the soap bubble। ठंड में तुम लोगों ने क्लास अटेंड कर ली सुबह सुबह की बस, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा पहला बैच है जिसका मैंने टाइम चेंज किया है, वरना पूरी सर्दियों में टाइम वही चलता था, सुबह 8 बजे से और 10:30 बजे तक, 11 बजे तक क्लासेस सेम वही, कोई चेंज नहीं होता था टाइम, बच्चे कराते ही नहीं थे, हम बोलते थे कर लो, बोले नहीं सर वही कर रहे हैं। ये जो एजुकेशन है ना, ये आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रही है इस टाइम, ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ द टाइम, ये आपका धीरे धीरे आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी माइंड पावर, ये इस टाइम इनकलकेट हो रही है। हो गया चलो,
ओके बच्चों, सेम तो है बिल्कुल, बस T बाई 2T बाई R की जगह कितना हो गया, डबल टेंशन 4T बाई R। तो यार स्लाइड्स भी खत्म हो गई। टाइम बताओ कितना हुआ है? अरे इतने ओरल टेस्ट ले लेते हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट है, ओरल टेस्ट ले लेते हैं, बढ़िया होता है। अब हेडिंग डाल के छोड़ दो, कल से चालू करेंगे कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी कैपिलैरिटी कल हो जाएगा, कैपिलैरिटी एसिड फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, बस बस आज की क्लास उतनी। संजय रिकॉर्डिंग बंद कर देना, कल पढ़ाता हूँ बच्चों को कभी और, बस आज इतना ही।